शुभ संध्या। मैं डॉक्टर शालिनी सलोनी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 4 अगस्त 2026 दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जा रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहन करना होता है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर के से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज एक वक्ता से परिचय कराती हूँ। डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं। होम्योपैथिक जगत की एक समर्पित, अनुभवी एवं क्लासिकल होम्योपैथी की उत्कृष्ट चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर। डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर BHMS ने अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा की शिक्षा नागपुर कॉलेज ऑफ होम्योपैथी से प्राप्त की है। वे वर्ष 2010 से निरंतर होम्योपैथिक चिकित्सा अभ्यास कर रही हैं और पिछले 1.5 दशक से रोगियों को समर्पित एवं गुणवत्ता चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उनकी क्लिनिकल कार्य व्यक्तिगत संविधान इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पर आधारित है। वे क्लासिकल होम्योपैथिक के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते हुए प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत एवं समग्र उपचार पद्धति अपनाने में विश्वास रखती हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ उनकी विशेष रुचि अकादमिक गतिविधियां एवं चिकित्सक शिक्षा में भी है। वे हनीमेनियन होम्यो फोरम की सक्रिय सदस्य हैं तथा होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं चिकित्सकों के सतत प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका को डॉक्टर मिलिंद राव की जयंती के अवसर पर आयोजित HHF के राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त वे अनेक साप्ताहिक ऑनलाइन अकादमिक सत्रों में नियमित प्रस्तुति करती रही हैं तथा नागपुर और अमरावती में आयोजित विभिन्न क्षेत्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भी व्याख्यान दे चुकी हैं। वे नागपुर में आयोजित एकेडमिक बैठकों में नियमित रूप से अपने क्लासिकल केसेस प्रस्तुत करती हैं, जहां केस एनालिसिस, रेमेडी सिलेक्शन तथा लॉन्ग टर्म फॉलोअप जैसे विषयों पर चिकित्सकों के साथ सार्थक एवं वैज्ञानिक चर्चा करती हैं। डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर का दृढ़ विश्वास है कि निरंतर अध्ययन, खुली अकादमिक चर्चा एवं क्लिनिकल अनुभवों का आदान प्रदान ही एक श्रेष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक बनने का आधार है। यही सोच उन्हें एक उत्कृष्ट चिकित्सक, समर्पित शिक्षार्थी एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हमें उनके क्लिनिकल अनुभव, क्लासिकल दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि उनकी व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। हम सभी की ओर से डॉक्टर प्रियंका ए मंगलकर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर शालिनी। थैंक यू। थैंक यू IFPH मुझे आज अपना केस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए। सो मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर को याद करना चाहती हूँ, जिनके कारण आज होम्योपैथी है और जिनके कारण आज हम लोग हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर। ये मेरे गुरुजन लोग हैं कि जिनसे मैं सीखी हूँ, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि माइंड मेथड में क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला सेमिनार मैं मोहंती सर का किया था, जिसके बाद मैं कन्वर्ट हुई हूँ माइंड मेथड में। डॉक्टर मिलिंद राव सर जो सेंटर में है और लेफ्ट में है जो गुप्ता सर जी, जिनसे अभी भी हम सीखते रहते हैं सेमिनार के थ्रू, यूट्यूब चैनल
चैनल के थ्रू। ये सब मेरे गुरुजन लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा सिखाते रहते हैं। नागपुर में भी इनके व्याख्यान होते हैं, जो सेमिनार्स हम हमेशा अटेंड करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। स्पेशल थैंक्स टू IFPH फोरम एंड डॉक्टर सहानी सर, जिन्होंने बस डॉक्टर नेहा अग्रवाल, जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करते ही मुझे तुरंत अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका मांगलकर फ्रॉम नागपुर। मैं HHF फॉलो करती हूँ, माइंड मेथड। ये कुछ उनके चैनल से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ से स्टूडेंट्स लोग सीख सकते हैं होम्योपैथी। अभी आज के केस में ऑडिबल है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस मैम, ऑडिबल है। डिस्टरबेंस तो नहीं लग रहा है थोड़ा, या ट्रैफिक का नॉइज है? स्लाइड स्लाइड फुल स्क्रीन में कर लीजिए, स्लाइड शो में, ओके, पीपीटी। हाँ हाँ। ओके। अभी मेरे प्रेजेंटेशन में अभी हम पहले केस देखेंगे, केस का एनालिसिस और इवैल्यूएशन देखेंगे। देन मैंने प्रिस्क्रिप्शन और डोजेस कैसे मैनेज किए हैं। फिर जो सैलवर्ड्स है, ऑथर्स है, उनके व्यूज क्या है, और रेमेडी की जर्नी। ऐसे ये प्रेजेंटेशन जाए। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड मेथड क्यों है? पहले मैं भी नॉर्मल फिजिकल सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करती थी, बट माइंड मोहंती सर का सेमिनार सुनने के बाद मैंने माइंड मेथड में कन्वर्ट हुई हूँ। तो इम्पोर्टेंस क्यों है? तो द माइंड एंड बॉडी आर नॉट टू एब्सोल्युटली सेपरेट एंटिटीज, बट दे फॉर्म एन इंडिविजिबल होल, inseparable in fact, but distinguishable by mind for easy understanding। मतलब पर्सन एज अ होल समझने के लिए माइंड बॉडी सोल तीनों एक्सिस में समझना है। पर सो दैट कि माइंड एक ऐसा टूल है कि जिसके थ्रू हम जो इंडिविजुअलाइजेशन, होम्योपैथी जो इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस है, तो हम इससे इजीली उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। ये BK सरकार के बुक से लिया हुआ है। देन हाउ टू अंडरस्टैंड अ मैन इन अ डिसीज। अब मैन इन अ डिसीज समझने के लिए हमें उनका कंसर्न, अडेप्टेशन एंड रिएक्शन समझना जरूरी है। कि जब पेशेंट अपने पास डिसीज में आता है, तो वो अवस्था में उसका कंसर्न क्या रहता है, उसका अडेप्टेशन क्या है, एंड उसका रिएक्शन क्या है। मतलब कि डिसीज को लेके पेशेंट का कंसर्न क्या रहता है, कि पेशेंट अपने पास ट्रीटमेंट के लिए क्यों आया, उसके पीछे का कारण क्या है। तो पेशेंट ने वो बीमारी के ड्यूरिंग द फेज ऑफ इलनेस की उसने क्या अडेप्टेशन किया है, और वो सिचुएशन में, वो एनवायरनमेंट में पेशेंट का रिएक्शन क्या है। So we will see the concern, adaptation and reaction of the patient during illness. Then interpersonal relationships. डॉक्टर मिलिंद राव सर ने ये कंसेप्ट सिखाया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या मैटर करते हैं, कि पेशेंट के एनवायरनमेंट का पेशेंट पे क्या असर हो रहा है। तो हम लोग कौन कौन से एरिया में वो देख सकते हैं कि डोमेस्टिक आईपीआर। फर्स्ट, द डोमेस्टिक आईपीआर मतलब कि घरेलू एनवायरनमेंट, पेशेंट के सराउंडिंग में, घर में क्या एनवायरनमेंट है, फैमिली स्टेटस क्या है, पेशेंट के एनवायरनमेंट में घर में कौन कौन है फैमिली में, पेशेंट का रोल क्या है फैमिली में, क्या कितने लोग डिपेंड है उसके ऊपर, और उसका रिलेशन सबके साथ क्या है। देन सोशल एनवायरनमेंट, सोशली पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, या सोशल एनवायरनमेंट का पेशेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देन रिलीजियस और कल्चरल एनवायरनमेंट, रिलीजियस और पेशेंट रिलीजियस है क्या, और कल्चरल एनवायरनमेंट का पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। देन फाइनेंशियल स्टेटस, कि पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है क्या, फाइनेंशियल स्ट्रेस है क्या, उसका इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है। देन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल रिलेशंस मतलब
कि जहाँ जॉब कर रहा है या बच्चा है तो स्कूल में कैसा है, या करियर रिलेटेड स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं तो उनके एनवायरनमेंट में, करियर में, या जॉब वाले बंदे हैं तो जॉब की जगह पे या बिजनेस में उनको कुछ डिफिकल्टी है क्या, या वो कोई स्ट्रेस फेस कर रहे हैं क्या। ये सब एनवायरनमेंट में अपने को, पेशेंट को समझना पड़ता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सनालिटी, एक पर्सन की पर्सनालिटी कहाँ कहाँ अफेक्ट होगी। तो फैमिली एनवायरनमेंट, वही जैसे पहले डिस्क्राइब किया है आईपीआर के वक्त भी, कि फैमिली एनवायरनमेंट का पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। देन कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या, चाइल्डहुड का कोई इम्पैक्ट है क्या जिसके कारण पेशेंट आज भी वो डेल्यूजन लेके या आज भी वही कंडीशन लेके या डर लेके चल रहा है आगे। या एजुकेशन, एजुकेशन फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं कि पेशेंट का अभी आज का स्टेटस क्या है, या उसको क्या इम्पैक्ट कर रहा है अभी, वो सोशल लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। और सोशल रिलेशंस, सोशली उसका बिहेवियर सबके साथ कैसे है, सोशली रिलेशंस कैसे है। देन रिलीजियस और कल्चरल एनवायरनमेंट का पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। और फाइनेंसेस, फाइनेंसेस का क्या स्ट्रेस और उसके ऊपर असर हो रहा है। नाउ द केस, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है। ये एक मेल पेशेंट का केस है। एक्चुअली पेशेंट आया है मेरे पास रिकरेंट यूटीआई एंड फीवर के लिए, बट बैकग्राउंड में पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस भी है। दिस इज द केस ऑफ 60 ईयर ओल्ड पेशेंट हु हैड complaint of severe burning micturition and recurrent urinary tract infection with fever and severe weakness since a month. The frequency and urgency of micturition was 5 to 10 times every 5 to 10 in every 5 to 10 minutes. Due to this, he avoids going out even nearby for 15 minutes, or even the traveling by bus is completely impossible to him. He visited a hospital and there he was advised surgery, but he avoided it. सो एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट, मेल पेशेंट है, वो सीवियर बर्निंग मिक्चुरेशन, रिकरेंट यूटीआई एंड फीवर के लिए मेरे पास आए हैं, विथ वीकनेस भी है। और ये सब उनको रिकरेंट 1 मंथ से चल रहा है। और फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है इतनी ज्यादा है कि एवरी 5-10 मिनट्स में उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। और इसके कारण वो बाहर जाना या ट्रैवल करना 15 मिनट्स के डिस्टेंस तक भी वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। और बस से ट्रैवल करना तो उनके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो गया है। हाँ, उन्होंने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट किया था, बट उन्होंने सर्जरी एडवाइस किया था तो पेशेंट ने अवॉइड किया। अभी पेशेंट का फैमिली स्टेटस क्या है, पेशेंट देन वाइफ, 2 डॉटर्स है, एक मैरिड है, अनमैरिड, और जो मैरिड डॉटर है उसकी 1 ईयर की बेटी भी है। और पेशेंट बाय प्रोफेशन टेलर है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका थोड़ा लो है। Patient came to me for the treatment of fever and UTI. I asked him, "What is your concern?" अभी कि पेशेंट का कंसर्न क्या है वही पूछेंगे। पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बताने के बाद उनको मैंने पूछा कि ये तकलीफ को लेके आपको क्या फिक्र लगती है, जो 1 महीने से आप बीमार है या बार बार ये यूरिन की तकलीफ हो रही है, इसको लेके आपको क्या फिक्र लग रही है। ही वॉज यूज टू आंसर, हमेशा मतलब उनका यही आंसर रहता था, जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट, एज आई हैव as I have to work on machine. I can't work due to the sickness. ये कुछ पॉइंट्स है जो पेशेंट क्या बोलते हैं बार बार वो नोट करना चाहिए। मुझे हमेशा पेशेंट से एक ही आंसर मिलता था कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस कंप्लेंट, क्योंकि मुझे मशीन पे बैठना पड़ता है, मतलब वो टेलर है तो सिलाई मशीन पे काम करते रहते हैं, तो ड्यू टू दिस आई कांट वर्क, मतलब ये सीकनेस के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। देन आई आस्क्ड एनी टेंशन एट होम, ही सेड नो टेंशन एट ऑल।
वो कभी अपने चिंता फिकर के बारे में बताते नहीं थे कि ऑल्दो उनके ऊपर एक फैमिली पूरा डिपेंडेंट है, बट उन्होंने कभी कहा नहीं मुझे कि मुझे घर में कोई प्रेशर है, टेंशन है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आई न्यू हिज बैकग्राउंड दैट ही वॉज फ्रॉम अ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली एंड दैट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन हिम, कि उन पे पूरा फैमिली डिपेंडेंट था। देन सेकेंड थिंग इज हिज मदर डॉटर, is his married daughter has returned home from her husband's house, as her husband was very narrow-minded and short-tempered person. He gets angry easily on every slightest matter and has an uncontrolled anger. So after 2 years of the marriage, after she delivered a baby girl, she came back to her parents' house. यहाँ तक क्लियर है? केस समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो उनका बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा कि कीपिंग दिस इन माइंड आई ऑलवेज आस्क हिम अबाउट हिज वरीज बट नेवर गॉट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर दैट ही वाज एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन। ही यूज्ड टू से ओनली वन सेंटेंस, मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। वो हमेशा मुझे यही बताते रहते थे कि मैं पीछे आ रहा हूँ। आई आस्क्ड व्हाट डू यू मीन मैं पीछे आ रहा हूँ? ही टोल्ड मी पीछे आ रहा हूँ मीन्स हेल्थ से पीछे आ रहा हूँ, फाइनेंशियली पीछे आ रहा हूँ, सोशल स्टेटस में पीछे आ रहा हूँ। मतलब कि आफ्टर द मैरिज डॉटर शी केम बैक टू द होम, काम नहीं कर पा रहा हूँ उसमें पीछे आ रहा हूँ, सब चीज में पीछे आ रहा हूँ। Then I asked, do you have any tensions about your daughter? He used to answer, no, I don't have any tension related to her. अभी उनको फैमिली का भी बर्डन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने बेटी के बारे में भी पूछ लिया कि बेटी अगर वापस आ गई है तो एक फादर को बहुत चिंता लगेगी। तो वो क्या बोले ना उसके ऊपर कि क्या करेंगे, लड़का अच्छा नहीं निकला तो लड़की को वहां रख के उसको सफर होते तो नहीं देखेंगे ना, कि मतलब वो तकलीफ सह रही है वो देखते थोड़ी ना बैठेंगे। इतनी तकलीफ है वहां, उसे कैसे रखेंगे? लड़के में इंसानियत ही नहीं। मैंने देखा उसका गुस्सा, वो देखने के बाद लड़की को उसके बेटे के साथ घर ले आया, अपनी बेटी को संभाल लूंगा मैं। मतलब कि जो खुद अपना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने इतना बड़ा डेयरिंग वाला कदम लिया कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे का फ्यूचर का नहीं देखा या बेटी के लिए नहीं देखा या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा कि नहीं। सिर्फ बेटी नहीं है, अभी बेटी के साथ उसकी बेटी भी है, तो उसका भी फ्यूचर रहेगा, तो इतनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा कि नहीं, ये सब उन्होंने सोचा नहीं। बस दामाद का गुस्सा देखा कि वो कैसे कर रहा है अपनी बेटी के साथ बिहेव, तो उसको लेके आ गए वो। Again, I asked, don't you have any tension regarding your business, your family? फिर मैंने पूछा कि फैमिली, फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि बिजनेस रिलेटेड आपसे काम नहीं हो रहा है महीने भर से, तो आपको काम रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कोई टेंशन नहीं आता कि 1 महीने से आप काम नहीं कर पा रहे और सब लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है? ही रिप्लाइड, यस आई एम नॉट एबल टू वर्क नाउ बट वंस आई विल बी ओके आई विल डू माई रूटीन वर्क। मतलब जैसे अभी मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं वापस काम पे लग जाऊंगा। Then I asked question, how do you manage your home expenses as you are not well since a month? अब जो बंदा 1 महीने से काम नहीं कर रहा है तो वो अपना घर कैसे चला रहा होगा ना? Patient said, I get a rent of 2 rooms. It is enough to run my family's daily expenses and I get some ration. इतने में मेरा खर्चा चल जाता है, ऊपर ऊपर से राशन भी मिल जाता है, मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए भी कुछ लेना रहा वो भी हो जाता है, खा पी के खुश है। कि उनका कहना था कि मुझे जो 2 रूम का रेंट मिल रहा है और राशन मिल रहा है उतने में मैं अपना घर चला लेता हूँ और खा पी के खुश हूँ, जितना पैसा बचता है थोड़ा बहुत मेरा ग्रैंड डॉटर की खुशी के लिए मैं वो भी कर लेता हूँ। देन लेटर एज योर एज इज 60, मतलब अभी 60s के एज में जब आए हैं तो आगे चल के आपको फिक्र नहीं लगती कि अभी ये तो रिटायरमेंट एज है, फिर आगे क्या होगा, आपका और आपके वाइफ का फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसे चलेगा सब? पेशेंट अगेन रिपीटेड, क्या चिंता करना है, जब तक काम करना हो रहा है करना है, जब नहीं होगा हाथ पैर नहीं चलेंगे तो बैठ जाएंगे,
अभी जितना रेंट आता उसमें चल जाता है, तब भी कर लेंगे इतने में ही। लगता ही कितना रोज का गुजारा करने के लिए, रोज के लिए जितना लगता उतना तो मैं रोज का छोटा मोटा काम कर ही लेता हूँ। White said he never thought of investing in anything for our old age. I used to say always, but he never paid any attention in investing for the future. मतलब वो अभी भी यही सोचते हैं कि आगे का जो भी रहेगा फ्यूचर में, तो मुझे जितना रेंट आएगा और राशन मिलेगा मैं चला लूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। वाइफ भले ही उनके पीछे पड़ी रहती है कि कल को अपना कैसे होगा, अपन क्या करेंगे, अपने को बेटा नहीं है तो फ्यूचर के लिए आप कुछ जमा करके रखिए। बट उन्होंने कभी आज तक ऐसा सेविंग किया या कुछ जमा किया ऐसा नहीं किया है। अभी पेशेंट के नेचर के बारे में समझते हैं, यहाँ तक का केस क्लियर है। Patient is very social by nature. He knows every update what is going on in his surrounding. Once he randomly told me one incident। तो अपने जो पेशेंट है वो काफी सोशल है, उनके आजू बाजू सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो बहुत एक्टिव रहते हैं, कि सबसे मिलजुल के रहेंगे, सबके यहाँ सबका केयरली सबके लिए पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे ही उन्होंने फिर आके एक दिन एक इंसिडेंस डिस्क्राइब किया। वो बोले कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ ना कि मेरे घर के पीछे में बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के आसपास बहुत क्लोजली घर लोकेटेड है। तो वो बोले कि जब मैंने देखा तो वहां पे एक कपल है कि हस्बैंड वाइफ, वो दोनों दोनों बहुत जोर से झगड़ा कर रहे थे, बहुत हार्शली उनका फाइटिंग चल रहा था। वो एजुकेटेड पीपल थे और उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी वहीं पे बैठे थे। और सडनली वो गुस्से गुस्से में वो लेडी ने क्या किया ना कि केरोसिन अपने ऊपर ले लिया। तो वो बोले मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे घर तो सब आसपास में एकदम क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन कोई भी किसी ने डेयरिंग नहीं किया या किसी ने जाके बोला भी नहीं, उनका झगड़ा रोकने की कोशिश भी नहीं की। बट जैसे ही मैंने सुना और देखा वो, तो मैंने अपने घर के पीछे से, पीछे की वॉल से उनके घर में जंप किया और उनको बोला कि अगर तुम लोग अभी के अभी शांत नहीं हुए तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। हर स्मॉल मतलब उनका एक ही मकसद था कि वो लेडी को वो टाइम पे मैं कैसे बचाऊं, उसके छोटे बच्चे भी वहां हैं, अगर वो एक सेकंड में भी कुछ कर लेती है तो वो अपने बच्चों के सामने अपना जान गंवा देगी, तो वो लेडी को मैं कैसे बचाऊं। बस उतना ही उनके दिमाग में चल रहा। देन सेकेंड थिंग, फिर ये एक इंसिडेंस बताया उन्होंने। फिर सेकेंड चीज उन्होंने नरेट किया कि आजकल मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, ये यूरिन की कंप्लेंट रहती है तो बार बार नींद खुल जाती है, यूरिन को जाना पड़ता है, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम है ना, आप जल्दी नहीं उठे और ये एज में अगर आपने थोड़ी देर ज्यादा सो लिया, आराम कर लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कि वो एक बंदा है, एक इंसान है कि वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट अभी उसका 1-2 महीने से तबीयत ठीक नहीं है तो वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट के लिए जा नहीं सकता। तो बोले कि मैं उसका काम करके देता हूँ, मैं उसका मिल्क जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं जाता हूँ उसके काम पे। तो मुझे लगा अच्छा तो ठीक है, तो वो क्या आपको उनका काम करके देते हैं तो वो आपको पे करते हैं। तो वो बोले नहीं नहीं वो मुझे पे नहीं करता है। बोले मुझे लगा अच्छा ठीक है, अगर वो पे नहीं करते तो उसके कंपेंसेशन में वो आपको मिल्क देते होंगे। तो बोले कि वो बोले नहीं नहीं वो मुझे नो मैम, मैं ऐसा मनी भी नहीं लेता, मतलब मैं पैसे भी नहीं ले रहा और उससे मिल्क भी नहीं ले रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर हिम एज ही इज नॉट वेल एंड ही कांट वर्क, ड्यू टू विच ही मे लूज हिज रेगुलर कस्टमर्स। मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ना कि उसकी हेल्प करने के लिए, वो बंदा ठीक नहीं है और उसकी हेल्प करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं तो अगर वो काम पे नहीं जाएगा या उसका मिल्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसके रेगुलर कस्टमर्स टूट जाएंगे और उसका बिजनेस पे असर होगा, और उसकी फैमिली, तो उसकी फैमिली का क्या होगा, इसलिए मैं ये काम कर देता हूँ। देन अगेन वेन एवर वी विजिटेड ही टॉक ऑन सम रैंडम सब्जेक्ट, जब भी वो आते थे बैठते थे
तो एक बुजुर्ग इंसान जैसे बात करते हैं, वो रैंडमली एक एक सब्जेक्ट पे बात करते थे कि सब लोगों ने मिलजुल के रहना चाहिए, सब रिलेटिव्स ने, समाज वालों ने मिलजुल के रहना चाहिए, सब में अच्छी बॉन्डिंग्स रहनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी अब अभी फैमिली छोटी हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो आजू बाजू वालों ने, पड़ोस वालों ने, सबने मिलके रहना चाहिए। इफ वी हैव अ बॉन्डिंग वी कैन हेल्प ईच अदर, मतलब सबके साथ रिलेशंस अच्छे रहे तो एक दूसरे की मदद में आ सकते हैं। और भी जैसे टॉपिक्स बोलते थे कि पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन दे डू मैरिजेस विथ आवर रिलीजन एंड कन्वर्टिंग गर्ल्स इनटू देयर, दीज आर नॉट गुड थिंग्स हैपनिंग आवर सोसाइटी। ऐसे अलग अलग टॉपिक उनको जो भी याद आते थे रैंडमली जो चल रहा है समाज में, तो वो उसके बारे में बता के मुझे अवेयर करने करते रहते थे और बताते कि समाज में ऐसा चल रहा है, हमें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे रैंडम जो कि टॉपिक एक डॉक्टर से डिस्कस करने वाले टॉपिक भी नहीं, ऐसा वो एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से वो डिस्कस करते रहते थे। ये केस है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्लियर है? अभी और एक सेकंड केस है जो रिटर्न वर्बैटिम नहीं है, बट एक सिमिलर केस है जो मैं और एक शेयर कर रही हूँ वर्बली। मैं नरेट करूंगी उसको। एक टीचर है, वो भी फिफ्टीज के एज में, एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। हम्म, तो वो उनको क्रॉनिक साइनसाइटिस का प्रॉब्लम था। तो वो टीचर के बारे में ऐसा था कि वो भी इन्हीं के जैसे थी कि जो सोशली सबको हेल्प करना चाहती थी। वो क्या करती थी ना कि स्कूल में अगर किसी को स्कूल की फीस देने को अगर पैसे नहीं है, तो ये लेडी खुद जाके अपने पेमेंट में से उसकी फीस भर के उसका एजुकेशन में हेल्प करती थी। और जैसे किसी के घर में प्रॉब्लम्स है, अनाज नहीं है, तो वो जो भी कर सकती है उसके लिए अनाज ले जाके दे देंगी। या जैसे स्कूल से जो भी फैसिलिटीज उसको अवेलेबल हो सकती है, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट में आएगी, या जो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिशियल रहेगा, वो सब में उनकी हेल्प करती थी। या स्कूल में जो अनाज मिलता है आजकल, तो वो ऐसे किसी फैमिलीज को देने में हेल्प करती थी जिनके पास रोज का फूड भी नहीं मिल रहा है। ऐसा वो सोशल, मतलब है तो वो टीचर, लेकिन खुद के पेमेंट से भी वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती थी, और जो भी लीगली उससे जो बन पाए कि जो भी स्कीम्स में वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड रहती थी। अभी फॉलोअप्स, फर्स्ट केस के जो अंकल है उनके फॉलोअप्स ऐसा था। फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 3 days आफ्टर द डोज of careximalium, his fever subsided in 2 days and burning micturition also decreased. Then within a week, patient was restored to healthy state and had resumed his routine work. Then within a month, frequency and urgency of urination reduced by 50%. And in 3 months, frequency and urgency of urination was absolutely normal. भी उनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी था, और उसी के कारण उनको फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी था यूरिनेशन में, तो वो भी कंट्रोल हो गया, उनको ऑपरेट करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये पेशेंट के रिपोर्ट्स है। इसमें पीएसए जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, वो बढ़ा हुआ है, 8.94 तक बढ़ा हुआ है। बिफोर ट्रीटमेंट का रिपोर्ट था, जो उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बार बार जाते थे उनके यूरिन की कंप्लेंट को लेके, वहां से फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, के इन्वेस्टिगेशन किया था। अभी ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद का रिपोर्ट है। उनका पीएसए लेवल 0.797 यहाँ तक पहुंच गया है। So, prostate-specific antigen is something made by the prostate gland. High PSA level may be sign of prostate cancer, a non-cancerous conditions such as prostatitis, or an enlarged prostate gland. The normal PSA levels are safe 0 to 2.5, safe for most 2 to 6, 2.6 to 4 है, suspicious है जो 4.4 to 10 है, जो अपने पेशेंट में सस्पिशियस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेटाइटिस का डिनोट कर रहा था।
देन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अभी यहाँ तक दोनों केसेस क्लियर है? केसेस समझ में आए हैं सबको? हेलो, ऑडिबल हूं ना मैं? ले रहे हैं समझ में। और कंटिन्यू करिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे हम लोग, ओके, उसी में सारा होगा। ओके सर, हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ ओके सर। हाँ, तो एनालिसिस करते हैं अभी। तो ये पर्सन कैसे थे ना, दिस पर्सन इज फ्रॉम अ वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड due to his sickness he was not able to work for more than a from last month 1 month, and in spite of all these he is not at all worried about himself and his family's daily household needs. He thinks whatever he is having is enough to run a family. मतलब कि वो 1 महीने से काम नहीं कर रहे, फिर भी उनका जितने रेंट आ रहा है, राशन आ रहा है, उसमें वो नॉर्मली अपना घर चला पा रहे हैं. Secondly, he has a sympathy for others, and though he himself is a sick, he is helping others. मतलब खुद बीमार है फिर भी वो जो दूध वाला है कि उसके लिए वो जाके काम कर रहे थे. सो द रुब्रिक था कि कंटेंट है ये बंदा कि जितना मिल रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड थे, इसलिए मैंने कंटेंट पहला रुब्रिक लिया. देन केयरफुल ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की फिक्र, सोसाइटी में जो लोग हैं अपनी फैमिली को छोड़ के भी उनको बाकी सिर्फ उनका जो केयर था वो फैमिली तक नहीं, बाकी सोसाइटी के लोगों तक भी था, तो इसलिए केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट. इसमें मुझे कोकुलस कॉस्टिकम, जिंकम, ये सब रेमेडीज आ रही थी. अभी मैंने ये सोचा कि ये 60 साल की उम्र में भी वो खुद का या अपनी बेटी को ये उम्र में भी उन्होंने शादी के बाद भी घर लेके आए, और वो भी उनकी उसकी छोटी बेटी के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे चल के क्या होगा, मेरा क्या होगा, या ये बेटी का छोटी जो ग्रैंड डॉटर है उसका भी मैं फ्यूचर कैसे संभाल पाऊंगा. तो वो फ्यूचर को लेके मुझे इतना क्लियर नहीं लगे, तो मैंने रुब्रिक लिया था इम्प्रोविडेंट. तो लास्टली ही वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, सो एडेड इम्प्रोविडेंट. इम्प्रोविडेंट में सिंथेसिस में ये 5 रेमेडीज आती है, फिर मैंने और कंटेंट इम्प्रोविडेंट एंड केयरफुल लेने पे सिर्फ सिंगल कॉस्ट कमी आता है. सो द rubrics were content, careful of others and improvident. कंटेंट का मीनिंग है कि कंटेंट हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव और व्हाट यू डू, और प्लीज विद द सिचुएशन एंड नॉट होपिंग फॉर द चेंज. और इम्प्रोविडेंट मतलब कि नॉट प्रोवाइडिंग और सेविंग अप फॉर द फ्यूचर. इम्प्रोविडेंट डजंट वरी अबाउट द फ्यूचर और प्लान वाइजली फॉर इट, नॉट प्लानिंग केयरफुली फॉर द फ्यूचर. सो इसमें प्रिस्क्रिप्शन मेरा था कि कॉस्टिकम 200 दिया था. अभी पेशेंट को रिकरेंट फीवर और यूटीआई था, इसलिए मैंने 200 के डोजेस डेली नाइट फॉर 3 डेज दिए, वाटर डोजेस दिए थे. फॉलो अप हमने देखा था कि 3 दिन तक उनका फीवर और बर्निंग कम हो गया था यूरिन का. 1 वीक तक वो अपना काम पे रिज्यूम हो गए थे, एनर्जी रिगेन हो गई. और विद इन अ मंथ उनका जो फ्रीक्वेंसी और बार बार यूरिनेशन को जो जाना पड़ता था कि एवरी 5-10 मिनट्स में, वो 50% तक रिड्यूस हुआ था. और उसके बाद टिल द 3 मंथ्स में उनका दोनों फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बहुत नॉर्मल हो गया था. डोजेस ऐसे दिए थे आफ्टर 1 मंथ. 1 मंथ के बाद उनका फीवर और यूटीआई अर्जेंसी वगैरह कम हुई थी, इसलिए मैंने उसके बाद कॉस्टिकम 6C पे पोटेंसी चालू किया, और डेली 1 डोज एट नाइट फॉर 1 मंथ. उसके बाद मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी. जब भी पेशेंट को कोई कंप्लेंट आती है तो उससे पेशेंट पूरा रिकवर हो जाए. अभी रेट्रो स्टडी करते हैं, जैसे कि ये अपना केस है तो उसमें क्या रूब्रिक्स बाकी सिंथेसिस रेपर्टरी है या कंप्लीट डायनामिक्स रेपर्टरी है, तो उसके
जो अपनी रेमेडी है उसके रुब्रिक्स एक्सट्रैक्ट करके रेट्रो स्टडी करते हैं। तो ऐसे कौन से रुब्रिक थे जो अपनी केस में भी मैच हो रहे हैं? तो पेशेंट क्या बोलते थे कि मैं बीमार हूं इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो डेल्यूजन सीक बीइंग एंड फॉर दिस रीजन ही विल नॉट वर्क। देन सिंपैथेटी, हमने देखा कि उनको लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है, कितनी करुणा है। सो द रुब्रिक इज सिंपैथेटिक। एंड डेल्यूजन फॉलिंग ही इज, अपने पेशेंट बोलते थे कि मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो मैं काम में पीछे आ, फाइनेंशियली पीछे आ रहा हूँ, तो डेल्यूजन फॉलिंग ही इज मतलब वो नीचे गिर रहे हैं अपनी स्टेटस से, अपनी लेवल, मतलब उनके पास जितना सोर्सेस अवेलेबल है, जो उनके पास अवेलेबल है उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट है। सो कंटेंट विथ हिमसेल्फ एंड इनजस्टिस कैन नॉट सब रहा है वो खड़े हो जाते हैं, आवाज सहनशीलता, जहां भी गलत हो रहा है वो उनको सहन नहीं होता। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी बनता है कि सब आदर बोलने की डेयरिंग रखते हैं। तो द रेमेडी इज अ कॉस्टिकम। फिर अडार की नोट्स में क्या है ना, ग्रेजुअल पैरालिसिस एंड इंड्यूरेशन ऑफ टेंडन्स। देन मतलब धीरे धीरे पैरालिसिस होके होता है, कॉस्टिकम का प्रिस्क्राइब करते हैं। माइंड सेंसिटिव एक्साइटेबल susceptible individuals to the environment and feelings of people, sympathetic, full of cares, anxiety about others, and strong sense of justice. Idealism, history of many shocks and griefs, disappointment. They suffer a lot, and elements from fright, prolonged grief become closed, and mind loses flexibility. Many fears something bad is going to happen. Twilight talks. Against authority, don't like rules, sense the injustice, rebel, involved in the politics, social सॉरी इंटरप्ट मैम forces, मैम angry. हाँ हाँ, सॉरी बोलिए। इंटरप्ट यू मैम बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो हेलो, अभी ऑडिबल है? यस मैम, अभी ऑडिबल है. Mind gets tired, weak, breaks down, can't grasp ideas, deficiency of ideas, dullness, understands question only after repetition, hurry while eating, feels as if he has forgotten something, must check it, ritualistic behaviors. Generalities, complaints of nervous and musculoskeletal system, aggravation by dry cold wind or weather, amelioration in wet damp cloudy weather, and aggravation from suppressed eruptions. In chilly patient, nervous system, tics, chorea, twitching, convulsions, restlessness, degenerative neurological diseases, musculoskeletal paralysis, mostly of right side. दी डॉक्टर केंट सर क्या कहते हैं, gradual decrease of muscular power or paralysis, great stiffness of joints, and while this is going on, the patient is growing weaker and is running into the state of melancholy and hopelessness, anxiety and fear. Her nervous system becomes extremely sensitive to noise, touch, excitement, and anything unusual.
The constitution has been broken down with a long suffering and much trouble, and finally the mind is in confusion. At first the patient recognizes his inability to do anything, and then comes his foreboding that something is going to happen. And then timorous anxiety overwhelmed with the fearful fancies. At every turn there is a fear that something is going to happen. Fear of death, fear that something will happen to his family. It is found in all broken down mental cases after prolonged anxiety, after a prolonged struggle of some sort, mental or other ailments from long lasting grief and sorrow, the injurious effects of fear and prolonged vexation. डॉक्टर हैनीमन सर क्रॉनिक डिसीजेस में उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक्सेसिवली कंपैशनेट एट द रिलेशंस ऑफ अदर्स एंड द क्रुएलिटीज इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम. She is beside herself for weeping and sobbing and cannot contain herself. मतलब उनके अंदर इतनी कंपैशन और सिंपैथी रहती है लोगों के प्रति कि सोसाइटी में जो क्रुएलिटीज हो रही है वो उनको बहुत अफेक्ट करती है. Anxiously careful as to all occurrences and lack of courage. Full of fearful ideas in the evening and timidity at the night. तो सोसाइटी की क्रुएलिटीज देख के वो बहुत ज्यादा केयरफुल और एंशियस हो जाते हैं अपने सराउंडिंग के लोगों को लेके. पहले तो वो रिबेलियस डिपेंड बनते हैं, बट धीरे धीरे अपना करेज खोते जाते हैं और उसके बाद वो फियरफुल बनते हैं. डॉक्टर पाठक सर बोलते हैं कि होपलेस डेस्पोडेंट वांट्स टू डाई, एम्बिशनलेस, मेंटल फटीग, एंशियस फोरबोर्डिंग्स aggravate in twilight, and reticent, over sympathetic. Child does not want to go to bed alone. Least things makes him cry. Then conscious frightened as if she had committed some crime. Sadness looks on the dark side, lacks control, balance. Spoonerism confounds letter and syllabus, vexed with business worries. सोल ऑफ रेमेडीज में शंकरन सर ने डिस्क्राइब किया है कॉस्टिकम के बारे में. कॉस्टिकम वन हु हैज to take care of the group or the family. Causticum belongs to the Kali family. It is a psychotic remedy. The main feeling in the causticum is that the person is the one who has to take care of the group or family. He is facing the threat from outside, and in order to face this threat, he requires that the whole group should fight together. तो ये जो थीम था ये पेशेंट में अपने को समझने को मिला है कि पेशेंट को सब ग्रुप की, फैमिली की, सराउंडिंग की केयर है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहे. His strength lies in the strength of the group and he is who looks after it. Like causticum, nitric acid too is a very sympathetic. Both come from the similar situation. The only difference is that nitric acid is actually fighting a very hard battle with an enemy. It is not merely fighting an unfairness like causticum, but a long and unforgiving battle against a person who has harmed him. For this battle, he requires the support from all his friends. So nitric acid is very sympathetic to all his supporters. He is sympathetic conditionally. Two important feelings of causticum are anxious for others and fear that something will happen. अभी हम जर्नी के थ्रू थोड़ा कॉस्टिकम को समझते हैं. ये जो स्टार्लवर्ड्स ने अभी जो डिस्क्राइब किया है वो रूब्रिक्स और लेमैन पर्सन को हम इन जनरल अपने ओपीडी में पेशेंट को कैसा समझेंगे. So the journey of causticum, this person is basically a kind-hearted and a loving nature. He is bothered about the well-being of others rather than his own interests. तो ये पर्सन कैसे है, काइंड हार्टेड एंड लविंग बाय नेचर रहते हैं कि वो उनको बाकी लोगों के वेलबीइंग के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. तो ऐसे रूब्रिक जो रेपर्टरी में सपोर्ट करते हैं कॉस्टिकम को ऐसे है कि अफेक्शनेट, ऐसा अगर बंदा अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में दिखता है तो हम कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अफेक्शनेट बंदा जो आर्डेंट, ऑडेसिटी है, कंटेंट विथ हिमसेल्फ है. अफेक्शनेट का मतलब कि जिसको जो लविंग केयरिंग पर्सन है, आर्डेंट है,
पैशनेट, एकदम ईगर और झिलस रहता है। ऑडेसिटी मतलब कि डेंजर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहता है, उनको डेंजर नहीं दिखता कोई सिचुएशन में, वो सडनली ऑडेशियस बिहेवियर करते हैं कि रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि जैसे मेले में वगैरह वो लड़की जो एक रोप पे चलती है, जो दोनों साइड से बार पे रोप टंगा हुआ रहता है, उस पे हम लोग को देख के वो बहुत डर लगेगा कि अरे ये कैसे चल सकती है, हम लोग देखेंगे तो हमें डर लगता है, बट शी इज सो कॉन्फिडेंट, वो रिस्क लेके वो चीज करती है, इसको ऑडेसिटी बोलते हैं। देन कंटेंट एंड कंटेंट विथ हिमसेल्फ, ये इसके ऐसा कॉस्टिकम का नेचर होता है। देन पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिवनेस मतलब कि हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड क्या है, कॉइन के दो साइड पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है। तो एक सिचुएशन में जैसे ग्लास है, उसमें हाफ फिल्ड वाटर है, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसका नजर आधा कम है, इस पे नहीं जाएगा, वो सिचुएशन में ये देखेगा कि आधा तो पानी है ना मेरे पास, इतना चल जाएगा। वैसे ही वो अपने तबीयत को लेके या सराउंडिंग की सिचुएशन, अपनी एनवायरनमेंट की कोई भी स्ट्रेस रहा तो उसमें वो पॉजिटिव साइड देखता है। वो स्ट्रेस को, जो निगेटिव कोई सिचुएशन आई है, कोई कैलामिटी आई है, तो उसमें भी पॉजिटिव क्या हुआ उस पर फोकस करेगा। ये पॉजिटिवनेस है। देन सिंपैथेटिक, कि उस लोगों के लिए करुणा रहना, सहानुभूति रहना। ऐसे ही दो रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक्स है रेपेटरी में, बेनेवोलेंट एंड जेनरस टू। जेनरस टू वाले जो लोग रहते हैं कि फंड्स वगैरह, अब लोगों को जो दानी लोग रहते हैं वो जेनरस टू होते हैं। और बेनेवोलेंट मतलब वो भी दानी है, उनको भी सिंपैथी रहती है, बट वो अपना नाम होने के लिए, मतलब जैसे कि बड़े बड़े लोग रहते हैं वो दान करते हैं तो उनका नाम सोसाइटी में लिखा जाता है, या मंदिरों में डोनेशंस दिए हैं तो उनका नाम लिखा जाता है। ऐसे जो लोग रहते हैं वो बेनेवोलेंट रहते हैं। बट सिंपैथेटिक बंदा मन से लोगों के लिए करुणा रहती है, सहानुभूति रहती है, वो दिल से करता है। देन सेंटिमेंटल, इमोशनल है, लव फॉर फैमिली है। देन एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स है। और बट इसमें बिजनेस इनकैपेसिटी है। हमने देखा कि पेशेंट को जैसे कि वो दूध वाले की हेल्प कर रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा भी तो घर नहीं चल रहा ना, मैं जो दूध वाले का काम करके दे रहा हूँ उसमें मेरा भी फायदा होना चाहिए, उसने ये सब नहीं सोचा। ये बिजनेस इनकैपेसिटी हुआ। बिजनेस में नफा तोटा दोनों देखा जाता है, अपना क्या फायदा हो जा रहा है वो देखा जाता है। और बिजनेस करने के लिए थोड़ा शार्पनेस, एक्टिवनेस रहना चाहिए, अपना क्या कहाँ कैसे बेनिफिट होता है वो देखना चाहिए। तो ये सब ये बंदा नहीं देख रहा था। देन केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट एन एंजाइटी, कंसर्न्स ऑफ, प्लस सत्सक विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है इसका। सेंसिटिव पीपल हु आर इजीली एक्साइटेबल, क्विक टू रिएक्ट, दे absorb all impressions from the environment। ऐसे बंदे जो बहुत सेंसिटिव है, जो सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसका इंप्रेशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सैड स्टोरीज, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली। मतलब किसी का कुछ सुना, कोई न्यूज सुनी, जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या किसी का घर जल गया, या कोई कहीं पे कुछ हो गया है, या किसी के घर में सब लोग एडमिट है, ऐसा कुछ सुन लिया, या कोई जो फैमिली जिस पे डिपेंडेंट थी वही बंदा एडमिट है, घर नहीं चल रहा, ऐसी स्टोरीज सुन के इनको बहुत अफेक्ट होता है। ये हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली। देन सेंसिटिव टू व्हेन हियरिंग द क्रुएलिटीज, मतलब कि जैसे किसी लड़की है, शादी होके गई है, दहेज ले रहे हैं, या उसको बहुत डोमिनेशन है घर पे, या अब्यूज हो रहा है, ये सब सुन के वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। एंड सेंसिटिव टू द क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब वो यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं लिया है। चिल्ड्रन मतलब कि जो समाज की वो कड़ी जो कमजोर है, जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका उन उनकी तकलीफें देख के ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। देन डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, ये जो समाज में देखे जा रहे हैं वो सब क्या चल रहा है, करप्शन हो रहा है कहीं पे, कुछ ये कहीं पे अत्याचार हो रहा है, ये सब देख के वो डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी से डिसकंटेंटेड होते हैं और निराशावादी बन जाते हैं, पेसिमिस्ट, मतलब कि पेसिमिस्ट हो जाते हैं। He has attitude caring for others. When he involved in caring, he forgets.
about his own well-being and cares for others throughout. ऐसा ये बंदा कि जिसको केयरिंग एटीट्यूड है, सबके प्रति केयर लगती रहती है, तो वो केयर में खुद के बारे में भी भूल जाता है और दिन रात लोगों की केयर करने में लगा रहता है। जैसे केयरफुल ऑफ डे एंड नाइट एंड केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट एंड बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर। ये हमने समझा कि वो नफा तोटा कहाँ है, उसका फायदा किस में है, ये सब नहीं सोच सकता। उसमें बिजनेस करने की वो कैपेसिटी नहीं रहती। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर एंड इनप्रोविडेंट, मतलब कि फ्यूचर के बारे में वो नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा, फ्यूचर का प्लानिंग करके रखना चाहिए। आज हम दोनों ही हैं, बेटा नहीं है, तो हम किस पे डिपेंड रहेंगे, तो ये वो नहीं सोच सकते। दिस मीन्स कि इम्प्रोविडेंट। बट वाई कॉस्टिकम केयरफुल ऑफ डे एंड नाइट एंड इतना सिंपैथेटिक क्यों है, इतना केयर में क्यों रहता है डे एंड नाइट लोगों की केयर में, और इतनी सिंपैथी क्यों है? बिकॉज कॉस्टिकम इज इन रूब्रिक आइडियलिस्टिक। सो आइडियलिस्टिक को समझते हैं कि आइडियलिज्म क्या रहता ना, द अनरियलिस्टिक बिलीफ इन और परस्यूट ऑफ परफेक्शन। The definition of idealism is believing in or pursuing some perfect vision or belief. The belief of a people who think they can save the world. मतलब उनका खुद का एक बिलीफ रहता है कि दुनिया में, समाज में सब में मिलजुल के रहना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है, ये उनका एक अनरियलिस्टिक बिलीफ है। ऐसा पॉसिबल होता क्या? नहीं है कि सब, मतलब लड़की शादी होके गई और उसे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा मिले उसे। बट वो उसका विजन ऐसा रहता है, पूरा सोसाइटी करप्शन फ्री हो, ऐसा उसका विजन रहता है। बट वो पॉसिबल नहीं रहता, प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं है। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी। एन आइडियलिस्ट इज समवन हु एनविजन्स एन आइडियल वर्ल्ड rather than the real one. Some people consider idealists to be a naive, impractical and out of touch with reality. बराबर है ना कि कोई सोचेगा कि करप्शन फ्री कंट्री रहे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये एक उनका अनरियलिस्टिक व्यू हुआ ना, रियलिटी से बहुत दूर है ये चीज। आइडियलिस्ट थिंक्स दैट स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्शन मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। The main root of idealist is ideal, which comes from the word Latin word idea, someone who believes that a very good thing can be achieved, often when this does not seem likely to others. मतलब जो बाकी लोगों के लिए वो अनरियलिस्टिक गोल लग रहा है, वो उसके लिए बहुत आसान लगता है, उसका बिलीफ वो रहता है कि ये पॉसिबल है। ऐसा आदर्शवादी पौष्टिकम रहता है, जिसके कारण मतलब उसको लोगों के प्रति बहुत करुणा, सिंपैथी एंड केयर रहती है। आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक विजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कभी एक नहीं आ सकता है कि रियलिटी बहुत अलग रहती है और आइडियलिज्म बहुत अलग फैक्ट होता है। Then Costigan's idealism is based upon two factors. Firstly, a deep empathy for the sufferings of others. केंट रेपर्टरी में सिंपैथेटिक बताया गया है। सेकेंडली, अ डीप फेल्ट सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब उनको सिंपैथी ज्यादा रहती है और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ये आइडियलिज्म के बेस्ट फैक्टर्स रहते हैं। अ थर्ड एलिमेंट इज अ हाईली एनालिटिकल माइंड। अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट समवन हु एक्चुअली डज समथिंग कॉन्क्रीट टू ट्राई टू रियलाइज हिज विजन ऑफ अ मोर just and caring society. Causticum is more impersonal and more universal, committed to justice and freedom. Impersonal मतलब not influenced by showing or involving personal feelings or not existing as a person. मतलब कॉस्टिकम का जो व्यू रहता है कि जस्टिस और फ्रीडम को लेके उनका जो व्यू रहता है, वो खुद की बेनिफिट के लिए नहीं रहता, वो समाज के लिए रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो कॉस्टिकम इज नॉट इन सेल्फलेसनेस और सेल्फ डिनाइल, बिकॉज यहाँ सेल्फ है ही नहीं, कॉस्टिकम में कहीं पे ईगो है ही नहीं। कॉस्टिकम इज सो स्ट्रॉन्ग एंड आर्डन पर्सनालिटी, नॉट इन ईगोटिज्म।
अगेन द रीजन ही इज आइडियलिस्टिक, मतलब उसको उसका जो भी केयर और वो है सिर्फ अपने फैमिली में 4 लोगों तक नहीं है, पूरा देश पूरा सोसाइटी ही मेरा फैमिली है, ऐसा आइडियलिज्म रहता है। उसके कारण उसको ईगो नहीं आता और सेल्फ वाला फील नहीं आता उसमें। Causticum's nature to fight injustice and the infringement of personal freedoms इसको सपोर्ट करते हैं रूब्रिक्स। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट इनटॉलरेंस, मतलब असहनशीलता, कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब आवाज उठाने की ताकत रखना, कोई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने का डिस्पोजिशन। देन आइडियलिस्टिक अभी हमने समझ लिया। देन डॉगमेटिक, जब कोई चीज का उनके ऊपर डॉगमा रहता है, जैसे समाजवादी रहना या समाज सोसाइटी को लेके चलना, ये उनके ऊपर डॉगमा बैठा है तो उसी को लेके पकड़ के चलते हैं। डिफाइंड, ऑथोरिटी के अगेंस्ट आवाज उठाना। रिबेलियस, ऑथोरिटी के अगेंस्ट एक्शंस लेना। रिवोल्यूशनिस्ट, फैनेटिसिज्म, एनार्किस्ट, लिबर्टिनिज्म एंड लिटिजियस। ये रूब्रिक्स को थोड़ा समझते हैं। Libertinism, a person who is unrestrained by convention or morality, a free thinker, especially in religious matter. In dogmatic, a character is by or given to the expression of opinions very strongly or positively as if they were fact. Fanaticism, a person who is extremely interested in something to a degree that some people find them unreasonable. एकदम हमारा टाइम खत्म होने वाला है और 2 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, बस होते ही आएंगे steps. Defined wonderful. They show aggression or independence by refusing to obey someone. Rebellious, showing a desire to resist authority, control, or convention. Revolutionist, Krantivadi. A revolutionist is someone who wants to change the world, not just sitting around talking about it, but actually doing something to bring about a change. Excitement, something that agitates or arouses. अभी रिसेंटली हम सब लोगों ने एक इंसिडेंस देखा है सोशल मीडिया पे, जो अभी लास्ट वीक तक बहुत चला है, कि सब लोगों ने रिवोल्यूशनिस्ट, मतलब कि जैसे वंचित सर ने किया है कि उन्होंने रिबेल किया, वो इस शिक्षा पद्धति में चेंज लाने के लिए उन्होंने एक रिवॉल्यूशन वाला एटीट्यूड अपनाया, तो उनको हम रिवोल्यूशनिस्ट बोल सकते हैं। Anarchy is a person who rebels against any authority, established order or ruling power. वही जो यंगस्टर्स ने जो एक अपनाया था कि वो भी सब प्रोटेस्ट करने बैठे थे, तो वो लोग एनार्किस्ट में आएंगे। अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश ऑर्डर और रूलिंग पावर। अभी आइडियलिस्टिक, लिबर्टिनिज्म, फैनेटिसिज्म और रिवोल्यूशनिस्ट, अनार्किस्ट, ये सब क्वालिटीज हमने एक मूवी में भी देखने मिली है कि सुपर 30 नाम की एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उन वो पूरा पिक्चर ऋतिक रोशन का जो रोल है वो कॉस्टिकम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे बच्चों की, जो सोसाइटी के बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं। हमारा टाइम हो चुका है मैडम। और हाँ हमारा टाइम खत्म हो चुका है हिंदी सेशन का। अब नेक्स्ट हाँ, बस सेशन स्टार्ट लास्ट होगा। 2 स्लाइड्स ही है सर। All he wants to talk about is politics and social injustice, about his ideas to change society. Cousticum can become a little financial in his zeal, discuss political disputes, and incline to ideas abundant evening, fancies exaltation of ideas abundant and ambition increase, obscene man searching for little things. एलिमेंट्स आते जो एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, केयर्स एंड वरीज, डेथ ऑफ लव्ड वंस, डिसअपॉइंटमेंट एंड लव डिसअपॉइंटमेंट। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट, ग्रीफ, प्रोलॉन्ग ग्रीफ एंड एक्सेसिव जॉय। अनसक्सेसफुल कॉस्टिकम अभी जब उनको सक्सेस नहीं मिलता है तो वो डेस्पेयर और बिटरनेस में जाते हैं। डिस्गस्ट, डिस्करेजमेंट विथ एंड वीपिंग विथ पैरालिसिस ड्यूरिंग। despair from loud disappointment, or dullness, does not understand question addressed to her or understands only after repetition.
यहाँ से उसका पैरालिसिस वाला फेज चालू होता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, पेसिमिज्म चालू हो गया। आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कॉस्टिकम में स्टार्ट टू ऑब्सेसिवली चेक दैट द डोर्स आर लॉक्ड। कॉस्टिकम सफर्स फ्रॉम is a sense of dread that something awful will happen. Cautious, anxious, and delusion absurd figures are present. Delusion images phantom sees and delusion of being. Fear of being alone. Fear that climbing voice should not be harmed. Closing eyes. Fear of closing eyes and danger impending. As the anxiety increases, it develops into this awful feeling that something terrible is going to happen. Fear that something will happen and fear that something unpleasant will happen. Old age finds a lot of obstacles becoming more anxious, more withdrawn with the idealism of their youth is fading. With it goes their self confidence and their mental clarity. फिर कॉस्टिकम ग्रीफ में जाता है, डे एंड नाइट एंड कंप्लेनिंग, ग्रीफ विथ कंप्लेनिंग एंड प्रोलॉन्ग ग्रीफ, mistakes making, memory weakness, sadness, and suicidal disposition. टाइम। Thank you so much. मैडम को वोट ऑफ थैंक्स देके इंग्लिश 10 को हैंड ओवर करिए मीटिंग।